Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about antimicrobial resistance. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to health segment. Let us see current context first of all. सो वोकार्ट जो एक मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने एक नया एंटीबायोटिक मेडिसिन डेवलप किया है जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन. इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन एसोसिएशन विथ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बीरैक. ये जो नेफिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इट इज़ बीइंग सोल्ड इन द ब्रांड नेम मिकनाफ. ये antibiotic would be useful in dealing with community acquired bacterial pneumonia. जनरली जो हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, उससे डील करने में मिकनाफ वुड बी हेल्पफुल. नेफिथ्रोमाइसिन की अगर हम बात करें तो इट इज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक इन दिस क्लास. भारत का डेवलप किया हुआ पहला ये एंटीबायोटिक है फॉर डीलिंग विथ कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड ओवर में भी बात की जाए तो पिछले 30 साल में इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन दिस क्लास टू बी डेवलप्ड. तो पिछले 30 साल से इस सेगमेंट में कोई नया एंटीबायोटिक डेवलप हुआ ही नहीं है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेफिथ्रोमाइसिन. In this particular category, it is India's first, as well as globally also if we see, it is one of the first in last 30 years, especially in this class. तो सवाल ये उठता है कि आखिर एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट कम क्यों हो रहा है आजकल, व्हाई इट इज़ ऑन डिक्लाइन. सी एंटीबायोटिक्स की अगर बात की जाए, एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक ड्रग्स जिसकी मदद से अलग अलग माइक्रोबियल इन्फेक्शन से डील किया जा सकता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनसे डील करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है. एंटीबायोटिक्स सॉ अ काइंड ऑफ गोल्डन एज बिटवीन 1940s टू 1960. उसको कहा गया द एज ऑफ बूम फॉर एंटीबायोटिक्स. कई सारे तरीके के और कई सारे नए नए एंटीबायोटिक्स इस टाइम में डेवलप हुए थे. बट इन करेंट टाइम्स वी सी डिक्लाइन इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिलेड अप्रूवल बाय अथॉरिटीज. आजकल एंटीबायोटिक्स का कॉमर्शियल एप्लीकेशन काफ़ी मुश्किल से अलाउ करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. और इसके पीछे बड़ा कारण है राइज इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हाल फिलहाल में राइज कर रहा है, जिस कारण से अथॉरिटीज हैव बिकम वेरी वेरी विजिलेंट एंड नाउ दे ग्रांट लाइसेंस for commercial release of antibiotics only when they are double sure that it will not have much damaging effect on community at large. तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट एंड कमर्शियल रिलीज काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है इन करेंट टाइम्स. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ हो सकता है कि इट इज ए कंडीशन इन विच अ पैथोजेन, यानी कि कोई भी माइक्रोब जिससे हमें बीमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं पैथोजेन. इट माइट बी अ फंगस और बैक्टीरिया. सो इट इज ए कंडीशन व्हेन अ पैथोजेन अक्वायर्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड विथस्टैंड इवन एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स दवाइयों के बाद भी अगर पैथोजेंस ना मरे, हमारे बॉडी के अंदर वो लगातार इन्फेक्शन को प्रमोट करते रहें, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की. पेशेंट हैज डेवलप्ड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स. इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स कैसे होता है जरा देखिए. मान लीजिए कि एक इंसान है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब इसने कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ ली. अगर ये एंटीबायोटिक दवाइयों को ठीक तरीके से ना ले, यानी कि इसका प्रॉपर जो कोर्स है वो कंप्लीट ना करे, उसको कहा जाता है मिसयूज या ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. उस केस में हो क्या सकता है, या अंडर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो भी माइक्रोब्स हैं उनमें से कुछ तो मर जाएंगे, बट सम ऑफ द माइक्रोब्स विल सर्वाइव. नेचुरल सी बात है
कि only those microbes will survive which were tough ones, which were stronger ones, and now they have survived because आपने दवाइयाँ ठीक से नहीं ली, आपने पूरा कोर्स ठीक से कंप्लीट नहीं किया. तो now the tougher ones, stronger ones will survive and they will multiply over a period of time. तो जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, डिफिकल्ट वालों की संख्या बढ़ जाएगी, देन बाद में जब आप इसी दवाई का अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, लेटर ऑन व्हेन यू विल गेट री-इन्फेक्टेड, यू विल फील द ट्रबल्स अगेन इन योर बॉडी, then again when you will be using this medicine, these medicines would prove worthless, useless in front of these microbes because these are evolved one stronger ones. और ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जहाँ पे फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रूव टू बी यूजलेस, इट प्रूव टू बी इनइफेक्टिव. ऐसे सिचुएशन जब किसी पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो पॉइंट ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो तो उस केस में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बट एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर यूज बहुत जरूरी है. मिसयूज या अंडर यूज या ओवर यूज कैन लीड टू राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी. अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर? पूरे दुनिया भर में ये बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन द राइज. उसके पीछे कारण है कि भारत में मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इम्प्रॉपर रेजीम यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा हो रहा है. होता क्या है कि हम लोग पहुंच जाते हैं केमिस्ट शॉप पे कि भैया सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, कुछ दवाई दे दो. अब केमिस्ट बेचारा सोचता है कि ऐसी दवाई दूं कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि अदरवाइज अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर से ये मेरे दवाई की दुकान पे आएगा नहीं. तो केमिस्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स दे देता है, जबकि एंटीबायोटिक्स माइट नॉट बी नीडेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्दी खांसी जुकाम के केसेस होते हैं दे आर वायरल इन्फेक्शंस, और वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है. वायरल इन्फेक्शंस में हमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मेनली करना चाहिए व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बट अब बेचारा केमिस्ट इंसान को देख करके, जो बीमार इंसान है उसको देख करके कैसे ही पता लगाएगा कि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है? तो वो दोनों तरह की दवाइयाँ दे देता है, वायरल भी बैक्टीरियल भी. अब आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है, आपने बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स भी लेना शुरू कर दिया, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स भी लेना शुरू कर दिया, तो नाउ देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए. फ्यूचर में यू विल फॉल सिक अगेन. और जो प्रॉब्लम केमिस्ट के साथ है, यही प्रॉब्लम डॉक्टर्स के साथ भी है भारत में. भारत में हम लोग अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट हमें प्रिस्क्राइब करे कि जाकर के सारे टेस्ट करा के लाओ, तो हमें लगता है कि बेवकूफ़ डॉक्टर है. हम आज भी एक जनरल टेंडेंसी है कि वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं जो कम टेस्ट करवाते हैं. अब इस कारण से डॉक्टर जो हैं वो कम टेस्ट करवाते हैं, उनको लगता है पेशेंट उनके पास दोबारा आएंगे नहीं. और डॉक्टर्स के पास अगर हम लोग इस तरीके के किसी इन्फेक्शन के कारण जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, तो डॉक्टर्स हमें एंटीवायरल एज वेल एज एंटीबायोटिक्स टू डील विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों दे देता है कि जो होगा डील हो जाएगा. एंड दैट कैन लीड टू राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन इंडिया फाउंड कि 72% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल्स वेयर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, और उसमें से 55% ऑफ द एंटीबायोटिक्स वे आर नॉट नीडेड एट ऑल. दे वे आर नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, दे वे प्रिवेंटिव वन, कि चलो अगर बैक्टीरियल होगा तो भी काम आ जाएगा. तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स इन इंडिया आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंपीरिकल फैक्टर्स. देख करके लग रहा है कि बैक्टीरियल भी होगा, चलो प्रिस्क्राइब कर देते हैं. डायग्नोस्टिक्स नहीं करवाते डॉक्टर, एंड दैट इज कॉज ऑफ कंसर्न, रीजन बिहाइंड राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इम्प्रॉपर मेडिसिन रेजिम इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण हैं which can lead to rise of antimicrobial resistance. It can come because of food supply also, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लाइफ स्टॉक्स हैं जिसका सीधा सीधा कंजम्पशन करते हैं हम लोग, या उनके प्रोडक्ट्स का, जैसे एग, मिल्क या मीट का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उन लाइफ स्टॉक्स को भी तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं. तो थ्रू दोज लाइफ स्टॉक्स
the antibiotic medicines could enter into our body and that could lead to rise of antimicrobial resistance. देखिए आपके बॉडी के अंदर अगर एंटीबायोटिक दवाइयां आएंगी तो जो थोड़े बहुत माइक्रोब्स डोरमेंट स्टेज में पड़े हुए थे, those microbes will also start fighting the antibiotic medicines. और जब कोई भी फाइट करता है अपने एनिमी से तो वो मजबूत होगा ही। तो माइक्रोब आराम से शांति से डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ था, आपने बॉडी के अंदर डाल दी एंटीबायोटिक मेडिसिन, वो माइक्रोब उससे फाइट करने लगा, मजबूत हो गया, एंड इन फ्यूचर इट विल डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सिमिलरली फार्मा कंपनियां बहुत बार क्या करती हैं, जो अपना वेस्ट डिस्चार्ज होता है उसको इम्प्रॉपर तरीके से कर देती हैं। तो कई सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आसपास के वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाती हैं और वहां से फिर वो वाटर बॉडी से वही वाटर जब हमारे घरों में पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग तो फिल्टर करके पी लेते हैं, बट सब कुछ तो फिल्टर हो नहीं पाएगा, उसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां भी रह जाती हैं विच गेट्स इनटू आवर बॉडी एंड कैन कॉज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सेम इज ट्रू विथ हॉस्पिटल्स। हम लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के जो कॉमन प्लेसेस हैं, लेबोरेटरी एंड ऑल, वहाँ पे ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे माइक्रोब्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पेशेंट्स इस तरह के जाते हैं, तो उन एरियाज में ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में। तो हॉस्पिटल से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैलता है। अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें घर आकर के तुरंत अपने आप को क्लीन करना चाहिए। इफ वी हैव गॉन टू द हॉस्पिटल टू सी समवन हु इज और हॉस्पिटलाइज्ड देयर, तो अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए, बिकॉज even an uninfected individual may get infected after visiting a hospital. Antimicrobial resistance is turning out to be a big threat, not just in India but across the world. WHO ने antimicrobial resistance को टॉप 10 में कैटेगराइज किया है एज ग्लोबल हेल्थ चैलेंज में। टीबी और HIV, कैंसर, उन सब में टॉप 10 में अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो देयर। भारत में ये डेटा थोड़ा पुराना है बट इट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। भारत के अंदर लगभग 3 लाख डेथ्स हुई हैं अकेले एक साल में इन 2019 एंड दीज नंबर्स आर ऑन द राइज ओनली। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे जो मेन माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये 9 हैं, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, सबको रटने की जरूरत नहीं है बट एक बार देख सकते हैं आप। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डील करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अंतर्गत अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो भारत के अंदर अलग अलग शहरों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट रन, वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल सर्विलेंस यूनिट्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना हो। साथ ही साथ भारत सरकार लेकर के आई है रेड लाइन कैंपेन। तो जिस भी मेडिसिन के पीछे ये रेड लाइन हो, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको यूज नहीं करना है। और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 3 दिन लेना है 3 टाइम ये टैबलेट्स, तो आपको 3 दिन और 3 टाइम ही लेना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बिकॉज एनी मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिस इज इमर्जिंग एज अ साइलेंट पैंडेमिक, डिस्कस द कॉजेज, इम्प्लीकेशंस एंड मेजर्स। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जरूर बताना कि WHO ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डिक्लेयर किया है टॉप 10 अमंगस्ट वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। फिर कारण बता देना क्यों एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन द राइज, उससे क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस भी हमने देखे, ये सॉल्यूशंस भी कुछ मेंशन कर देना। नंबर्स भी आप मेंशन कर सकते हो, 2,97,000 डेथ्स इन 1 ईयर ओनली। इस तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लायन सेंसस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एशियाटिक लायंस की बात की जाए अगर, जो सिर्फ भारत में मिलते हैं और भारत में भी स्टेट ऑफ गुजरात में मिलते हैं, तो उनकी सेंसस कराई जाती है, उनकी गिनती कराई जाती है हर 5 साल पे। तो 2025 में कराई गई है 16th सेंसस। इसके पहले 15th सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2020। 16th सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन 2025 बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही हर बार सेंसस कराता है लायन का।
लाइन्स की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ी है in last 5 years. The numbers have increased from 523 lines in 2015 to 891 lines in 2025. तो हर 5 साल में संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी नंबर ऑफ लाइन्स वेयर 523 इन 2015, वो इंक्रीज होकर के हो गया 674 इन 2020. दिस वाज एज पर 15th census. And as per 16th census in 2025, number of lions, Asiatic lions, has increased to 891. एशियाटिक लाइन्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनकी संख्या होती है इन गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उसके अलावा जो आसपास के एरियाज हैं, गिर नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेन एरिया है, कोर एरिया है. गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट आपको याद रखना है कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पोरबंदर के पास है, वहां पे पिछले 150 सालों से लायंस नहीं मिले थे. बट इन 2025 16 सेंसस नाउ लायंस हैव बीन फाउंड इवन इन बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लायंस की संख्या बढ़ रही है, एज वेल एज द ज्योग्राफिकल कवरेज ऑफ लायंस इज ऑल्सो ऑन द राइज. इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लाइन जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है, उसका सक्सेस रिस्पॉन्सिबल है. प्रोजेक्ट लाइन भारत सरकार ने स्टार्ट किया था 2020 में विद द मोटिव ऑफ कंजर्विंग लायंस पॉपुलेशन, नॉट जस्ट इंक्रीजिंग देयर नंबर्स बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द ज्योग्राफिकल कवरेज ऑफ लायंस. तो हैबिटेट मैनेजमेंट करना, पॉपुलेशन का डिस्पर्सल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में उनको प्रमोट करना, कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन यानी कि लायंस ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, कि संख्या बढ़े बट उसके बावजूद भी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमंस को कोई डैमेज ना हो, ये भी मकसद रहा है प्रोजेक्ट लायन का. एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी प्रमोट करना. लायन मित्र नाम के वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है और प्रमोट किया जाता है अंडर प्रोजेक्ट लायन, ताकि लायंस की पॉपुलेशन को प्रमोट करने में वो प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाए. कुछ फैक्चुअल चीजें, ऑफ कोर्स लायन इज कार्निवोरस, लाइफ स्पैन 16 से 18 साल के आसपास होता है और बर्थ इंटरवल 18 टू 26 मंथ्स के बीच में होते हैं. एशियाटिक लायन की अगर बात की जाए, देखिए लायंस मेनली दो ही स्पीसीज हैं. एशियाटिक लायन जो भारत में मिलता है गुजरात स्टेट में, और दूसरे अफ्रीकन लायंस. अफ्रीकन लायंस आर स्लाइटली बिगर एज कंपेयर टू एशियाटिक लायंस, और हमारे लायंस जो हैं वो थोड़े से पेल कलर के होते हैं. अफ्रीकन लायंस आर बिगर एज वेल एज डार्कर. एशियाटिक लायन इज कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा लिस्ट. साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको हाईएस्ट स्टेटस मिला हुआ है कंजर्वेशन का, शेड्यूल 1 का. एशियाटिक लायन को इंडियन लायन भी कहते हैं या पर्सियन लायन भी कहते हैं. इस एरिया में गिर नेशनल पार्क के आसपास में एक पर्टिकुलर ट्राइब का नाम आप याद रखिए जिसका नाम है मलधारीज. दे आर नोन फॉर कंजर्विंग गिर लायंस. एक और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट याद रखिए कि IUCN हैज रिलीज्ड फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायंस इन 2025. Some of the fun facts with respect to lions. Lions prefer living in large group called pride. Or of course they are known as king of jungle, but they don't prefer living in jungles. Dense jungle वो prefer नहीं करते. They prefer living in grasslands not or plains, not in jungles. And lions prefer hunting at night. ये सब चीजें प्रीलिम्स में कभी कभार पूछ लेते हैं. लायंस 20-20 घंटे तक सोते हैं 24 घंटे में, तो इन्हीं की लाइफ है. 24 घंटे में 20 घंटे सोना है, फिर उठे, हंटिंग की, फिर सो गए. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट. अमृत भारत स्टेशन स्कीम भारत सरकार की इनिशिएटिव है जिसका मकसद है स्टेशंस रीडेवलपमेंट, रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट. तो इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि भारत के 1000 छोटे या बड़े स्टेशनों को रीडेवलप किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा. एंड इंडियन रेलवेज विल फोकस ऑन अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे स्टेशंस इन लाइन विथ रेलवे स्टेशन ऑफ न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद. ये दोनों मॉडल बने हैं, न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद, फॉर अदर रेलवे स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम. अभी तक के जो भी
रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ऑल ऑफ देम हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। क्या क्या चीजें की जाएंगी? तो रूफ प्लाजा, जैसे दो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बीच में ऐसा क्रॉसिंग बनाया जाता है, तो उस क्रॉसिंग को सबको कनेक्ट करके रूफ प्लाजा बनाया जा सकता है, जहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा सकता है। फ्री वाईफाई दिए जा सकते हैं यूजर्स को। वाइडनिंग ऑफ रोड्स इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर्स, high level platforms and special amenities for disabled, so that the railway station becomes more and more accessible even for specially abled people। तो ये सब कुछ किया जा रहा है अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत। न्यूज ये है कि 1000 का लक्ष्य पूरा करना था अमृत भारत स्कीम में, स्टेशनों को मॉडर्नाइज करना है, तो फेज्ड मैनर में अमृत भारत स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 103 railway stations have been redeveloped under Amrit Bharat scheme recently, and PM Modi has inaugurated these 103 railway stations which have been redeveloped under Amrit Bharat station scheme। इन 103 redeveloped रेलवे स्टेशंस को इनॉग्रेट किया एक ही जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन वर्चुअल मैनर, दैट इज फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रेसिडेंट कन्फर्स 6 कीर्ति चक्र एंड 33 शौर्य चक्र। इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझते हैं सबसे पहले द गैलेंट्री अवार्ड्स गिवन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बहादुरी के लिए जो जो अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत में, वो जरा देखते हैं। बहादुरी के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज मेनली कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, यानी कि दुश्मन को फेस करते हुए अगर आपने कुछ वीरता दिखाई है तो गैलेंट्री अवार्ड मिल सकता है। गैलेंट्री अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, मान लीजिए कभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं फ्लड आया, वहां पे आपने वीरता दिखाई, तो उस केस में आपने अगर कुछ बहादुरी दिखाई है, वीरता दिखाई है, तो उसके लिए भी गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये 2 मोटे मोटे कैटेगरी हैं। गैलेंट्री अवार्ड इन द फेस ऑफ एनिमी 3 तरीके के होते हैं। उसमें हाईएस्ट होता है परम वीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र। गैलेंट्री अवार्ड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, उसमें हाईएस्ट होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र और फिर होता है शौर्य चक्र। और याद रहे, गैलेंट्री अवार्ड is given to armed forces as well as paramilitary forces, plus it can be also given to the civilians। आम जनता को भी मिल सकता है गैलेंट्री अवार्ड फॉर देयर हीरोइक एक्शन। तो इन द फेस ऑफ एनिमी ये 3 हैं, परम वीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। एंड अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। करंट न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 6 कीर्ति चक्र एंड 33 शौर्य चक्र अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं रिसेंटली एट ए सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। 6 लोगों को जिनको कीर्ति चक्र मिला है उनके नाम यहाँ हैं। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू जी का यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। तो जिन 6 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है उसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो पोस्ट ह्यूमस रिकॉग्निशन, 4 कीर्ति चक्र हैव बीन अवॉर्डेड पोस्ट ह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत, इन द फेस ऑफ ब्रेवरी या इन द एक्ट ऑफ ब्रेवरी। 4 ऑफ द कीर्ति चक्र अवार्डी रिसिपिएंट्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो। तो दिलावर खान साहब, इनको पोस्ट ह्यूमसली मिला है। मनप्रीत सिंह जी को, कर्नल मनप्रीत सिंह जी, पोस्ट ह्यूमसली मिला है। डीएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट, इनको पोस्ट्यूमसली मिला है। एंड राइफलमैन रवि कुमार साहब को पोस्ट्यूमसली मिला है। केवल 7 शौर्य चक्र भी पोस्ट्यूमसली मिले हैं। तो इस तरीके से आपको गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उल्लास इनिशिएटिव वाज इन ऑर्डर टू हेल्प एडल्ट्स हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। WHO पैंडेमिक से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। WHO के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है टू इम्पोज पब्लिक हेल्थ मेजर्स। बायोपैरेसी से रिलेटेड तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, सी इज फर्स्ट कन्नड़ राइटर बट नॉट द ओवरऑल फर्स्ट इंडियन राइटर टू हैव इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। That's all from our side for today. Thanks for watching.